यस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है, ये लास्ट होगा आपके पीरियड टेबल के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर भी बच्चों डिस्कस किए गए हैं, तो इस पे हम लोग इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बच्चों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है क्या। ये किसी पर्टिकुलर एटम, किसी भी पर्टिकुलर एटम की बच्चों अट्रैक्शन पावर है। ठीक है, अट्रैक्शन पावर। और कोई भी एटम बच्चों क्या करता है, प्रोटॉन को तो अट्रैक्ट करता नहीं है बेटा। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन करता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब बच्चों क्या, कि एटम का जो प्रोटॉन वाला पार्ट सेक्शन है, ठीक है, मतलब जहां पे आपके न्यूक्लियस, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, तो न्यूक्लियस के पास बच्चों प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन्फिनिटी पे, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्शन बेटा किसके थ्रू होगा, आपकी प्रोटॉन्स के थ्रू होगा जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होंगे। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक मतलब क्या है, कि न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन्स हैं वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर या 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे मैं बोलूँ कि बेटा ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो आपका अट्रैक्शन के थ्रू डिफाइन हुआ। अगर बच्चों में बोलूँ मैं, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो हिंदी का मीनिंग होता है वो जो बच्चों की जैसे ही है। अट्रैक्शन की बात करो, एक्सेप्टेंस की बात करो, काफी कुछ क्लोज होता है दोनों का मतलब। लेकिन अट्रैक्शन बच्चों टोटली बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। एक्सेप्टेंस भी पूरी तरीके से डिफरेंट। एक्सेप्टेंस और अट्रैक्शन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग। ठीक है, लेकिन लगते एक जैसे हैं, लेकिन मीनिंग अलग है। कैसे अलग है वो देखो, देखते हैं। जब बच्चों हमने अभी पढ़ा था इसके जस्ट पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एफिनिटी के लिए बच्चों हम लोग एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कंप्लीट होल पीरियड टेबल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सबसे अधिक किसकी होगी, तो बच्चों आंसर होगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज फ्लोरीन के पास जो प्रेजेंट बच्चों आपके न्यूक्लियस होते हैं, यह जो फ्लोरीन एटम है बहुत स्मॉल साइज का है। ठीक है, उसके पास बच्चों जो आपकी जेड इफेक्टिव की बात करो, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तेजी से करता है, अट्रैक्ट। लेकिन मैं बोलूं कि एक्सेप्ट क्या तेजी से करता है फ्लोरीन, तो इसका आंसर नहीं होगा। फ्लोरीन एक अच्छा ऐसा एटम नहीं है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन का जो लॉजिक बाद में होता है कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका अट्रैक्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो क्या रीजन था। बट देखो, एक्सेप्ट जो वर्ड है ना, जैसे अगर मैं आपकी रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करूं, आपको थोड़ा क्लियर होगा बेहतर बेहतर ढंग से। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करूं और मैं बच्चों यहाँ पे अट्रैक्शन वर्ड यूज करूं, आप दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहोगे, अट्रैक्शन या एक्सेप्टेंस, बिल्कुल बताओ। यस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप अट्रैक्शन या एक्सेप्टेंस किसकी तरफ मूव करना चाहोगे, ऑब्वियसली बच्चों एक्सेप्टेंस की तरफ। तो जो एक्सेप्टेंस होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है और वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रखा है, दोनों जगह बच्चों आपका मूव कर रहा है टूवर्ड्स एटम, बिल्कुल। लेकिन एक्सेप्टेंस जो वर्ड है ये भी डिफाइन करता है कि बच्चों इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली घर है। ध्यान दो, क्या प्रेजेंट है बच्चों,
खाली घर। खाली घर का मतलब बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल। आप किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आओगे तो लेके आने से पहले अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने किसी को सही से एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए बेटा सारी प्लानिंग आप करके बैठोगे ना। खाली घर होना चाहिए, हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस इज ए क्लियर वर्ड, बिल्कुल सही वर्ड, 100% ट्रुथ है ये। तो अट्रैक्शन वर्ड है ये इनकरेक्ट वर्ड है, क्योंकि अट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ बच्चों खाली घर की कोई भी जगह नहीं होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अट्रैक्शन पावर जो होगी बच्चों वो सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों फ्लोरीन जो है उसके पास वेकेंट 3D की तो बात छोड़ ही दो, बिकॉज सेकंड पीरियड का होता है, 2D जीरो तो कभी होता ही नहीं है। तो खाली घर से लेने देने की कोई बात ही नहीं है इसमें। इसका सिर्फ अट्रैक्शन वैल्यू है, जेड इफेक्ट डोमिनेट करेगा, उसकी वजह से आंसर निकालेंगे। तो अट्रैक्शन वैल्यू बच्चों सबसे अधिक किस एलिमेंट की होती है, तो आंसर होगा आपका फ्लोरीन। ठीक है, बिकॉज मुझे खाली घर से लेना देना नहीं होता है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब बच्चों वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं बार बार रिलेट करना चाहूंगा अट्रैक्शन के साथ। एक्सेप्टेंस बच्चों जो वर्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बच्चों वर्ड है उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों फ्लोरीन की नहीं होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन की क्यों अधिक होती है बताओ बच्चों? क्लोरीन की इसलिए अधिक होती है बिकॉज इसके पास 3D जीरो होता है, खाली घर होता है। बात समझ में आ रही है? तो मोर स्टेबल कॉन्सेप्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एक्चुअल ट्रूथ और रियल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉल्स कॉन्सेप्ट, स्यूडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिकॉज वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ले तो लिया है, अट्रैक्ट तो कर लिया है, लेकिन हमने रखा नहीं उसे। जब रखा नहीं तो फिर तो वो कहीं भी मूवमेंट करेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा, और दिक्कत क्रिएट करेगा तो मॉलिक्यूल्स हमारे अनस्टेबल होंगे और हमारी रियल लाइफ भी अनस्टेबल होगी। अगर हम अट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे तो वी विल मूव ऑलवेज टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस साइड। समझ में आ गया? एक्सेप्टेंस का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तभी तो बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो हमारे साथ होता है, जो हमारे पास चीजें अवेलेबल होती है, जो रिसोर्सेस होते हैं, उनको एक्सेप्ट करो। अट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करो और उसी के हिसाब से आप काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? तो एक्सेप्टेंस सबसे अधिक किस एलिमेंट का होता है? क्लोरीन का। क्योंकि अब एक बात और सुनना कि भाई साहब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सर फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में से, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की अधिक होती है आपकी क्लोरीन से। यह बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सामने से आता है तो दो रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो तेजी से करेगा अट्रैक्ट, अट्रैक्शन करेगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अट्रैक्शन तो करेगा, लेकिन इतना तेजी से नहीं करेगा जितना बच्चों फ्लोरीन कर रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको फ्लोरीन को ही मैक्सिमम आंसर देना होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला आंसर आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला आंसर अगर आता है तो बच्चों हमेशा आपको देना पड़ेगा क्लोरीन को। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों हमेशा डिफाइन होती है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं उस एलिमेंट के पास। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत कम नहीं होती है फ्लोरीन से, बस 1 पॉइंट कम होती है, बताऊंगा मैं आपको। इसकी 4.0 होती है, उसकी 3.0 होती है, बस 1 पॉइंट कम होती है, ज्यादा कम नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन तो करता है लेकिन इतना तेजी से अट्रैक्शन नहीं करता जितना क्लोरीन कर, जितना फ्लोरीन करता है। तो फ्लोरीन की बच्चों अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। समझ में आ गया? एफिनिटी क्लियर? यहाँ पे दोनों को लेके कोई डाउट नहीं रहा हुआ। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की। यस, it is defined as measure of या measurement of tendency of shared pair of electrons towards
towards itself by an atom in a covalently bonded molecules। देखो तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना है, जिसमें हम लोग इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिए मैंने एक कंपाउंड ए बी, इस कंपाउंड के बीच में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए का इलेक्ट्रॉन ये, बी का इलेक्ट्रॉन ये आपका यहाँ से कोवलेंटली बच्चों बॉन्डेड है। ठीक है, एक बात आपको मैं और बता दूं, ये बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है, ये आपकी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए वर्क करता है और वहां पे डिफाइन होता है। ये ऐसा नहीं आयन के लिए डिफाइन होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए भी डिफाइन होता है। ठीक है, बट कोवलेंट कंपाउंड को लेके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्लियर डिफाइन कर पाते हैं। ऐसा मेरा बोलना नहीं है, ऐसा बोलना है पाउलिंग भाई साहब का बोलना है, और डिफरेंट साइंटिस्ट अभी आने वाले मुल्कन का मुल्कन बोलेंगे, मुल्कन स्किल्स आती है इसके ऊपर, उन डिफरेंट साइंटिस्ट ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उनके हैं। तो बड़ा देखते हैं, बड़ा डेफिनेशन भी प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली। इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself by an atom in a covalently bonded molecules। जैसे बच्चों एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने ए बी, ए और बी बच्चों यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बने हुए हैं, जिसमें एक एटम बच्चों है एक इलेक्ट्रॉन है आपके ए का एटम का, एक इलेक्ट्रॉन है आपके बी का, जिसको मैंने क्रॉस करके रिप्रेजेंट किया है। और ये बच्चों मॉलिक्यूल यहाँ पे है नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब इस केस में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ध्यान देना कि ये बच्चों मॉलिक्यूल्स अगर नॉन पोलर है तो इसका मतलब क्या है, अप्रोक्स यहाँ पे ए और बी की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बेटा, लगभग इक्वल होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर बच्चों इस बी ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से अधिक हो जाएगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किधर बच्चों मूव करेंगे, टुवर्ड से। अगर बच्चों बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स बी मूव करेंगे। ये इसका लॉजिक होगा। ठीक है, यस। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, यहाँ पे बच्चों मैंने लिया है ए और बी, एक मॉलिक्यूल है, ए और बी आपके एटम्स हैं, जहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हैं, जहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड आपका बना है। अब मैंने यहाँ से बात करी कि बच्चों सपोज कि भाई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से अधिक हो रही है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जो ए एटम है इसका जो जेड इफेक्टिव है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू है वो बच्चों कैसी हो रही है, मैक्सिमम एज कंपेयर टू बी। तो जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बी का, वो जो बी वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये वाला, ये किधर शिफ्ट करेगा, आपके टुवर्ड्स की, जिसकी वजह से बेटा ए के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बी के पास चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाई थी मैंने, तो इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था कि कैसे कार्बोकैटाइंस बनते हैं, कैसे कार्बोनाइन बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात मैंने वहां भी आपसे करी। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। तो मैं बेटा लाइन बोलूंगा, अगर आपका मॉलिक्यूल्स बच्चों होता है नॉन पोलर, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, अप्रोक्स इक्वल है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? दो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू भी बराबर होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड फॉर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों उनका जो मूवमेंट है ना तो आपका फॉरवर्ड ए एटम की तरफ होगा, ना ही आपका बी की तरफ होगा, तो मॉलिक्यूल्स ऑलवेज नॉन पोलर। लेकिन बच्चों पोलरिटी का डेवलप हो रही है, तो पोलरिटी डेवलप होने के पीछे ही रीजन बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द आंसर। सेकंड अगर मैं बोलूं कि बच्चों थोड़ी देर के लिए कि आपका यही मॉलिक्यूल है ए बी, जहां पे बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने मान ली बच्चों अधिक है एज कंपेयर टू ए, तो इस केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं जो बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों ए की तरफ बी की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहां से बनेगा आपका ए पॉजिटिव और यहां से बनेगा आपका बी नेगेटिव। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो डेफिनेटली बच्चों ये भी मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तो मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी आने के पीछे जो मेन रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। अब बात क्लियर हुई? इसका एक अच्छा एग्जांपल और ले सकते हैं जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। आप देखो बेटा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बच्चों ऑक्सीजन की अधिक होती है, ये तो आपको पता ही है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब बच्चों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे किस तरफ मूव करेंगे? वो बच्चों हमेशा मूव करेंगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन। बिल्कुल, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें आपने पढ़ी भी हैं पहले, बस यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ मैं। तो देखो बेटा, कहीं ना कहीं जो आपकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो आपके ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह चार्ज इस पे क्या होगा, डेल माइनस, इस पे होगा डेल पॉजिटिव। सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बच्चों हम इस सेक्शन की बात कर लें, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, इस पे डेल पॉजिटिव होगा, इस पे डेल माइनस होगा। तभी तो बच्चों हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जब हम किसी भी कंपाउंड के इंडिविजुअल एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो बच्चों हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को। जिसकी वजह से बच्चों हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स का भी निकाल सकते हैं, इसके पास क्या होगा, +1। इसका उल्टा बच्चों इस पे कितना होगा, -1 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस पे बच्चों +1 होगा, इसका उल्टा इस पे कितना होगा, -1 होगा। तो -1 को जोड़ देते हैं तो बच्चों -2 हो जाएगा। इधर +1 इधर +1, तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो प्रेजेंट बेटा हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दोनों हाइड्रोजन का, वो +1 ही मिलेगा, है ना, दोनों का इंडिविजुअल। और ऑक्सीजन की बच्चों बात करते हैं, वो एक ही एटम है, तो उसका आपको -2 मिलेगा, बिकॉज एटम बच्चों हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। टोटल होल चार्ज आपका क्या होगा, +2 होगा, +1 होल चार्ज बच्चों यहाँ पे आपका नेगेटिव -2 होगा। तो एटम इज मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो तो बात वेरीफाइड है। लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो भी बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल यस बच्चों, एक छोटा सा नोट लेते हैं, थोड़ा आपको थ्योरी भी साथ में समझाता चलूंगा मैं, ठीक है? यस, नोट मैंने यहाँ पे लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट on its ionization energy and electron affinity, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट लिया मैंने, higher is the value of ionization energy, higher is the value of electron affinity, so more will be the electronegativity of an element, ठीक है? मैंने बिल्कुल डिफाइन किया यहाँ पे। पहला पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट ऑन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? मैं डिफाइन करूंगा इसको कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। कैसे होता है, दोनों पॉइंट को मैं समझाता हूँ, ऊपर ध्यान। एसेंशियल रीजन में बच्चों एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ थ्योरेटिकल सेक्शन से ध्यान देते हैं। तो मैंने बच्चों बोला कि हमारे पास 2 एटम थे, ए और बी, है ना? समझना, एक बार में समझ में अच्छे से आ जाएगा। मेरे पास बच्चों 2 एटम्स हैं, ए और बी। मैंने बच्चों थोड़ी देर के लिए बोला कि ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। प्लीज समझना ध्यान से। और इसके बाद बच्चों मैंने बोला कि भाई बी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो लेस है। दोनों बातों को समझना अच्छे से, ठीक है? अब अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो बच्चों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो पाई हो चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, तो बच्चों ऑब्वियसली एक ही तरफ ही मूव करें, हमें दिखते नहीं है लेकिन बच्चों एक ही तरफ ही शिफ्ट करेंगे। इसको चार्ज आपका डेल माइनस या डेल पॉजिटिव। मैं समझाना चाह रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो एक्चुअली में बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब कोई एटम बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा हो और वो एटम न्यूट्रल एटम बच्चों कैटायन में कन्वर्ट हो रहा हो। बेसिक तो बात यही होती है। बहुत सही, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अगर बच्चों मैं एफिनिटी वर्ड यूज करूं, तो हमारे पास एक एटम है बी। इस बी एटम को बच्चों इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ शिफ्ट हुआ, बी ने एक्सेप्ट किया, तो बी माइनस में कन्वर्ट हो गया। आपने एक बात बहुत बेहतरीन ढंग से समझी यहाँ पे कि ए तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और बी बच्चों क्या हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऊपर आपको रिलेशन बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, मैंने बच्चों मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है।
इसके पास चार्ज बी माइनस, इसके पास चार्ज ए प्लस, बिकॉज मैंने ए प्लस नीचे रिएक्शन में लिया है। तो आप मुझे ध्यान से बताना बच्चों कि जब ए न्यूट्रल एटम जब कैटायनिक फेज में गया तो उसने एग्जैक्टली किस एनर्जी को फॉलो किया, जल्दी से बताओ मुझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं होती है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सिंगल एटम, आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों किसी के रेफरेंस में डिफाइन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों रिलेटिव वैल्यू होती है, मतलब आपके रिस्पेक्ट में मेरी पावर कितनी है, मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पावर कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रोहित ने बिल्कुल सही बोला है, करेक्ट बोला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एनर्जी तो होती ही नहीं है, तो हमें तो बच्चों एनर्जी बतानी पड़ेगी ना। समझ में आया। और जब भी बच्चों सिंगल एटम प्रेजेंट होगा, सिंगल एटम के लिए कोई भी एनर्जी डिफाइन होती है, तो उस केस में या तो बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या फिर एनर्जी रिलीज की जाती है। हम लोगों ने आयनेशन एनर्जी को अच्छे से पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अच्छे से पढ़ा, तो वहां पे एनर्जी रिलीज भी हो रही थी, एनर्जी एक्सेप्ट भी हो रही थी। तो सिंगल एटम को लेके बेटा ये हमेशा बिल्कुल फिक्स रखो कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए, थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री के लिए भी, कि कोई सिंगल एटम के लिए अगर बेटा बात की जाएगी तो वहां पर तो एनर्जी या तो रिलीज होती है फिर एनर्जी एक्सेप्ट होती है। लेकिन बच्चों ध्यान देना कि जो भी कॉन्सेप्ट अगर रिलेटिव होता है वहां पे ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना ही एनर्जी एक्सेप्ट की जाती है। ये बात आप ध्यान से समझ लो। अब मैं आपको पहले यहाँ बताता हूँ कि जब बच्चों ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इस ए के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, कौन सी एनर्जी के थ्रू आया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई ए प्लस में कैसे जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है आयनेशन एनर्जी के हेल्प से जाता है सर। जब एनर्जी सप्लाई करता हूँ तो ए का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो फटाक से बाहर जाता है, और ए प्लस में ए जो होगा वो ए प्लस में कन्वर्ट होता है, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ए प्लस में कैसे गया, विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बच्चों हम लोग बी की तरफ। बी माइनस में क्यों गया, ए भाई इनिशियली तो आपका ए भी था ना, कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टडी करी तो बी माइनस में चला गया। ठीक है, वो तो भाई लॉजिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कम है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन जो कुछ स्केल्स हैं वो स्केल के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज निकाली गई थी, तो मैं जरूर बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारे साइंटिस्टों ने कैसे निकाली थी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों ने जितने भी बोर्न हैबर साइकिल जब पढ़ा था कल, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कहीं भी एनर्जी टर्म डिफाइन नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, तो बच्चों बी माइनस में कैसे गया होगा, दिमाग लगाओ जल्दी से, कौन सी एनर्जी काम कर रही होगी। तो ए बच्चों जब ए प्लस में गया होगा तो कौन निकाला होगा, वो इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर शिफ्ट हुआ होगा, टुवर्ड्स बी। तो बी ने बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, जिससे वो बी माइनस में कन्वर्ट हुआ है। जब बी माइनस में कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके तो कौन सी एनर्जी बच्चों डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगी। बताओ सभी लोग, क्या बात समझ में आ रही है। मैंने स्टेटमेंट दिए थे, अब क्लियर हो गया है। तो मैंने स्टेटमेंट दिए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता, मेरी बात सुनो, जैसे मैं बेटो किसी को मैं कुछ देना चाहूं और सामने वाला एक्सेप्ट ना करना चाहे, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। मैं इतना तो मतलब वो करने वाला नहीं हूं। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं है, आप जबरदस्ती उसे दे रहे हो, तो ये भी गलत है। सामने वाले को लेना भी चाहिए, तो इधर से जब वो देगा और सामने वाला लेगा, तो बच्चों बराबर की आपकी वहां पे बिल्कुल कंप्लीट शेयरिंग आपको डिफाइन होगी, सब कुछ इक्वल होगा। लेकिन जब बी एक्सेप्ट कर रहा है तो ही तो एन इलेक्ट्रॉन दिया, जब एन इलेक्ट्रॉन दिया तो बेटा वहां पे कौन सी एनर्जी डिफाइन, आयनाइजेशन एनर्जी। बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो किया बच्चों कौन सी एनर्जी डिफाइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सभी समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बेटा बोल सकता हूं कि इस गिवन कंपाउंड के अंदर जो ए एटम है, ए एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑब्वियसली यहाँ डेल्टा एच नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर जो हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं डेल्टा एच इजी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बच्चों नेगेटिव में होगी यहाँ पे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी उतनी ही मैक्सिमम होगी। तो फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की उतनी ही मैक्सिमम डिफाइन होती है। ये बेसिक सा टर्म है, सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस,
डिफरेंस समझते हैं क्या है दोनों में। फिर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा हम लोगों ने कल पढ़े थे, किसके लिए डिफाइन होती है? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। क्या बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके लिए डिफाइन होगी? नो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन इट्स बॉन्डेड स्टेट, इन इट्स बॉन्डेड फॉर्म। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ये प्रॉपर्टी किसकी है? ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इन इट्स बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन। तो किसी के साथ बॉन्डेड होगा ना, तो ए अटैच था, बी के साथ बॉन्ड था, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के रिस्पेक्ट में कैसी होगी। तो बच्चों यहाँ पे बॉन्डेड टर्म यूज किया जाएगा, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सभी को समझ में आ गया? फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर? बताओ मुझे, क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल, ये आइसोलेटेड की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बच्चों है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट हैज यूनिट। और यूनिट बेटा कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एनर्जी है ना, ये डिफाइन होगा वन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या बच्चों फिर किलो जूल पर मोल कर लो आप, या फिर किलो कैलोरी पर मोल कर लो, ठीक है, ये कुछ आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं। और ये बच्चों बिल्कुल आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी होती है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बच्चों बात करते हैं, तो ये बताओ मुझे कि एब्सोल्यूट वैल्यू को? नो, मैं अभी बोल चुका हूं, इट इज दी रिलेटिव वैल्यू। किसी के रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज्यादा है, ए के रिस्पेक्ट में बी की, बी के रिस्पेक्ट में ए की, ठीक है, अट्रैक्शन पावर। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? यस। तो ये आपकी रिलेटिव वैल्यू है और ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या बच्चों यहाँ पे इसका कोई यूनिट होता है? नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों कोई भी यूनिट आज तक डिफाइन नहीं हो पाया है। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? यस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चों मैं बताता हूं यहाँ पे एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, कि it is an energy, it is an energy term, that is energy is involved, that is energy is involved। या तो बच्चों एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एक्सेप्ट होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हम लोगों ने बात करी थी, जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, कैटाइंस के लिए, एनाइंस के लिए, इनके एटम्स के लिए, तीनों की इसकी बात करी थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बच्चों बात कर लें तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, क्या आपकी एनर्जी टर्म को डिफाइन करती है? नो। तो ध्यान देना है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, of an atom in bonded state, hence no energy is exchanged, no energy is exchanged, that is no energy is involved। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, ठीक है। यस, क्लियर हो गया सभी को? ये बॉन्डेड स्टेट को लेकर डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा बेटा, तो कोई भी एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर। ये स्टेटमेंट वाइज बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा होगी वो किसी भी एलिमेंट के लिए क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बच्चों क्या होगी?
क्या वो फिक्स वैल्यू होगी? बताइए मुझे आप। बिल्कुल नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, वो कभी किसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा, कभी किसी के रिस्पेक्ट में कम। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि मान के चलो बच्चों एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन व्हेन अटैच विद हाइड्रोजन, तो बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर बच्चों में बोलूं कि दिस क्लोरीन इज अटैच विद फ्लोरीन, तो उस केस में आपकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मतलब पहले वाले केस में इसके पास डेल माइनस, अब इस केस में इसके पास डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार्ज बच्चों क्या माइनस बनाया, यहाँ पे चार्ज क्या आया? प्लस बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली बच्चों ऊपर तो अट्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या थी? ज्यादा थी फ्लोरीन की, जब हाइड्रोजन जोड़ा हुआ था। और जब बच्चों फ्लोरीन जोड़ दिया मैंने, तो इस केस में क्लोरीन की जो आपकी अट्रैक्शन वैल्यू है वो बच्चों क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अट्रैक्शन वैल्यू आपकी डिक्रीज हो चुकी है और फ्लोरीन की अधिक हो चुकी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होगी बेटा, वो आपकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो डिपेंड करती है बच्चों सराउंडिंग्स के ऊपर। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करता हूँ, एक अच्छा टर्म है। इसकी जो बच्चों वैल्यूज है या जिसका जो नेचर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बच्चों होती है, वो डिपेंड करती है सराउंडिंग्स के ऊपर, कि किसी भी पर्टिकुलर एटम से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, कौन सा एटम बच्चों बॉन्डेड है, उस पर डिपेंड करती है। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल और आपको बताता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। चेक करो जल्दी से। यहाँ बेटा मैंने इसका, अब अगर चार्ज निकालना चाहते हो तो चार्ज इसका कितना आएगा आप निकाल पाओगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर सीधा इक्वेशन मेथड से कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। इसका भाई निकाल पाओगे ना ऐसे? x+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी? +4। ठीक है, इधर इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका भी आप निकाल पाओगे, इक्वल टू 0, तो उधर आपका +6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू +6। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बेटा, सल्फर तो वही है, लेकिन यहाँ पे इसका +4 आया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे इसका +6 आया। तो इसका मतलब बच्चों जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है, मतलब SO3 के अंदर सल्फर के पास बच्चों जो चार्ज आएगा ना, वो +6 की स्टेट में होगा, और इसके पास बच्चों चार्ज आएगा आपका +4 की स्टेट में होगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जिसके पास बच्चों जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी अट्रैक्शन वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर बच्चों होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, रिडॉक्स चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बच्चों हम लोग किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं रिडॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ कि इस सल्फर ने बच्चों यहाँ पे कितने किए होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे, तभी +6 चार्ज आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसने बच्चों क्या किया होगा? यहाँ पे सल्फर ने, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे, तभी इस पे +4 चार्ज आया। तो जिसके पास बच्चों जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका अट्रैक्शन वैल्यू न्यूक्लियस का मैक्सिमम होगा, मतलब अट्रैक्शन वैल्यू मैक्सिमम है, जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब जिसके पास अट्रैक्शन वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ये सब टर्म आपको बिल्कुल रीड करने में आने चाहिए। तो अट्रैक्शन वैल्यू बच्चों +6 वाले की ज्यादा होगी। अट्रैक्शन वैल्यू का मतलब बच्चों क्या होगा? न्यूक्लियस प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो बचे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका शेयर्ड करेगा, उनके लिए ट्रांसफर करेगा, उनको डिफाइन करेगा, उनको बॉन्डेड बना के रखेगा, उनको पकड़ के रखेगा। उस अट्रैक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो +6 वालों के पास ज्यादा होगा +4 के कंपैरिजन में। तो सल्फर जो +6 वाला होगा, उसकी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस केस में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चों क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई SO3 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू SO2। बताओ सभी लोग। दैट्स व्हाई SO3 इज मोस्ट एसिडिक देन SO2। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ लो। आपने SO3 को पानी में डालो जरा, आप इस SO3 को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करो फटाफट से, क्या बनेगा? H2SO4। चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे इसको पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा? आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, H2SO3। देख लो, ये 3 है, ये 4 है। सल्फ्यूरिक ऑलवेज मोर एसिडिक। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? 2 लॉजिक बता दिए मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके। तीसरा लॉजिक भी समझ लो। अगर किसी नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों मैक्सिमम आता है, उसके ग्रुप नंबर के बराबर आता है, तो मोस्ट एसिडिक होता है। इसका +6 आया। सल्फर बिलोंग फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, तो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट एसिडिक। इसका बच्चों +6 +4 है। इस यहाँ पे SO2 का सल्फर का बड़ा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज बिलोंग फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का +6, यहाँ +4 है, तो थोड़ा कम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। 3 तरीके बता दिए। किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा रहे थे बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
यस, कुछ पूछना है किसी बच्चों को यहाँ तक? नहीं, चलो आगे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने की। अब बच्चों यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिफाइन हुई थी, तो कुछ बच्चों हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आए। तो इन ग्रेट साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, वो किस किस तरीके से डिफाइन की गई हैं और कैसे कैसे निकाली गई हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, तो उन सब पे बच्चों हम लोग करेंगे डिस्कशन। बिकॉज जेई एडवांस के अंदर बच्चों पैराग्राफ क्वेश्चन बहुत बार बच्चों पूछा गया है यहाँ से जेई एडवांस के अंदर, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जेई मेंस की बात करेंगे तो बच्चों वहां पे ये नहीं आता है, वहां पे सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही आता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बीच में पढ़ा रहा हूँ और ध्यान से आपको समझना है। बिल्कुल, जिन बच्चों का टारगेट आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से साइंटिस्टों ने बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन की। तो बेटा मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटा सबसे पहले फर्स्ट टाइम जिसे बेटा एक्सप्लेन किया था, वो बेटा साइंटिस्ट थे हमारे पाउलिंग। कौन थे बच्चों? पाउलिंग, है ना, स्पेलिंग ध्यान रखना, PAULING। पाउलिंग भाई साहब ने, पाउलिंग अंकल ने, व्हाट एवर आप जो भी इनको रिस्पेक्ट दे पाओ, ठीक है, अपने से रिलेट करने के लिए, पाउलिंग ने बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था। और पाउलिंग ने जो डिफाइन किया था वो ये बात डिफाइन करी थी कि कोई भी एटम, उसकी जो पावर होगी, वो एटम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, तो उस एटम की जो पावर होगी, वो पावर बच्चों ने डिफाइन की थी विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन पावर, विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन पावर, कि उस पर्टिकुलर एटम की अट्रैक्शन पावर जितनी ज्यादा होगी, उस एटम की पावर भी उतनी ज्यादा होगी। देखो, पाउलिंग के पावर का मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पाउलिंग के पावर का मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बेटा देखो ध्यान दो, पाउलिंग ने बोला कि भाई कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड से ए भी कोई कंपाउंड है, उस ए बी कंपाउंड में ए एटम की पावर ज्यादा बी से है, तो पावर ज्यादा होने का मतलब अकॉर्डिंग टू पाउलिंग बेटा क्या होगा, उसकी अट्रैक्शन वैल्यू ज्यादा है। अट्रैक्शन वैल्यू बच्चों किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है किस पे डिपेंड करती है? प्रोटॉन्स पे। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी थी, उनको पता भी थी। तो अट्रैक्शन वैल्यू बच्चों की, अभी अट्रैक्शन बेटा किस लिए डिफाइन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, आपकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन हो रहा है कि जो भी बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, उनको एक्सेप्ट करना, उनको अट्रैक्ट करना, तो वो बेटा वैल्यू किस लिए डिफाइन हो रही है? आपके वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन होगी, प्रोटॉन्स करेगा अट्रैक्ट। तो पाउलिंग का बेसिक मतलब यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और ये पूरी की पूरी बच्चों थ्योरी उसी लिए डिफाइन थी, सिंगल एटम के लिए डिफाइन नहीं थी। ये बच्चों थ्योरी डिफाइन थी कि मैंने बोला ना कि जब कोई एटम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, तो जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो बच्चों बॉन्डेड स्टेट में एटम प्रेजेंट होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्लियर? बता दो यार एक बार, क्लियर हुआ सभी को? चलो, गुड। अब बच्चों हम बात करेंगे कि यहाँ पे पाउलिंग का जो कंप्लीट, जो एक उन्होंने एक स्किल डेवलप करी थी, हाँ, पाउलिंग ने जो एक स्किल डेवलप करी थी, उस स्किल की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। यस, तो पाउलिंग की जो स्किल है, पाउलिंग स्किल, ठीक है, तो इनका पूरा नाम था बेटा आपका लिनस पाउलिंग करके इनका पूरा नाम था, ठीक है। लिनस पाउलिंग, पूरा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिनस पाउलिंग डेवलप्ड ए मेथड टू मेजर, उनकी हम साइंटिफिक रिसर्च पे नहीं जाएंगे, ठीक है, टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज on the basis of bond energy, on the basis of bond energy। सबसे पहला बच्चे स्टेटमेंट वही था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला। और जब उन्होंने अपने मैथमेटिकल जब डेरिवेशन दिए थे, तो उस डेरिवेशन के अंदर बेटा उन्होंने बॉन्ड एनर्जी को फोकस किया था, ठीक है। यस, जैसे कोई एटम, जैसे बेटा कोई एटम है ए और बी, दो एटम है, ये आपकी बॉन्डेड स्टेट के अंदर है, तो ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, जो मैंने डैश लाइन बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड?
जो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दी बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ए और बी अटैच्ड हैं वो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसी को बच्चों हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के बेस में उन्होंने बात करी थी, उनका बच्चों फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डेल्टा ई एन फॉर ए बी, जो एग्जाम्पल लिया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया था बच्चों 0.208। यहाँ था आपका इस तरीके से अंडर रूट करके, ये बच्चों वैल्यू थी आपकी ई ए बी, ठीक है। फिर माइनस में फिर से एक अंडर रूट आएगा, बॉन्ड एनर्जी हुई डिसोसिएशन एनर्जी ए और ए मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी। मतलब ए और ए का मतलब बच्चों क्या है, ये प्योर स्टेट की बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी प्योर स्टेट की बी की बॉन्ड एनर्जी है। ये ए बी बच्चों क्या है, जब ये मॉलिक्यूलर फेज में आ चुके हैं ए और बी, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको लिखूं ना बेटा यहाँ से A2 प्लस B2 नाउ फॉर्मेशन ऑफ 2AB, आप बोलोगे ना इस तरीके से इसको, तो ए जब ए और ए सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी प्योर एनर्जी इसको बोलते हैं ना, वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। और ये B2 का मतलब बेटा ये प्योर स्टेट के अंदर जब B रहा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या रही होगी। फिर बच्चों डिसोसिएशन हुआ होगा यहाँ से तो A निकला होगा, यहाँ डिसोसिएशन तो B निकला होगा, ए बी कंबाइन हुए होंगे तो ए बी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, समझ में आया। तो इसके लिए फिर जो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होगी उसको अपन को यहाँ पे लिखना है और बाहर बच्चों लिखना है 0.208। मैं पूरे डेरिवेशन पे नहीं गया हूँ, मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट इनका डेरिवेशन लिखा है, जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक। जहाँ पे कुछ इसको हम इस तरीके से भी मैंने थोड़ा सा इसको चेंज भी किया था, मॉडिफाई भी किया था, बाद में इसको मॉडिफिकेशन भी मैं लिख देता हूँ। पाउलिंग का स्कोर जो बेटा पाउलिंग का जो ये जो स्केल है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट। और जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है ये आपको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया था इस तरीके से, शाई ए माइनस शाई बी, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू की इन्होंने 0.208, 1 सेकेंड, 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल। ये डेल बेसिकली है क्या बेटा, ये आपका है बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता रहा है। ये डेल का मतलब है बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। ये जो बॉन्ड एनर्जी बच्चों डिफाइन की गई थी वो किलो कैलोरी पर मोल में, और आपको लेनी भी यही है किलो कैलोरी पर मोल में। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको आइडियल के सही पकड़ के सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और इस डेल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, डेल का एग्जैक्ट मीनिंग बच्चों होता है कि जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो बेटा एनर्जी ऑफ, या एनर्जी फॉर लिखो बेटर रहेगा, एनर्जी फॉर 100% कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यस, इस डेल का मतलब ये है। तो दो तरीके से फॉर्मूला डिफाइन होते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला तो मैंने नीचे सामने लिखा हुआ आपको, ये देखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको ए बी की बॉन्ड एनर्जी दी जाती है, ए और ए की बॉन्ड एनर्जी दी जाएगी, बी और बी की बॉन्ड एनर्जी, आप इसको फॉलो कर लो। तो अगर बच्चों डिफरेंस के साथ बात की जाए कि बच्चों डेल उसने सीधा बोल दिया है कि ये जो एनर्जी आपको डिफरेंस से दे रखा है क्वेश्चन में कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस बच्चों उसने किया है कि एनर्जी फॉर 100% कोवैलेंटली बॉन्ड एनर्जी, उसका आपको डिफरेंस या फिर आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं उनके डिफरेंस निकालोगे तो डेल आएगा, डेल की वैल्यू यहाँ पुट करो और सीधा सॉल्व करो, आंसर बन जाएगा। मतलब आप ये समझो कि जो अंदर वाली जो ये वैल्यूज है अंडर रूट आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडर रूट लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर कोई। हाँ, फॉर्मूले को आप फॉर्मूले को याद क्या करना यार, न्यूमेरिकल करेंगे ना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक किसी चीज को याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करो याद हो जाता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में तब से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो सिंपल सा है कि आप चीजों को फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आप दो तीन बार लिख के देखो और बाकी न्यूमेरिकल्स करो, बेटर भी आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि जो आपकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी थी, डेल का मतलब था ना एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी। तो अगर बेटा यहाँ पे मैं एनर्जी 100% कोवैलेंट बॉन्ड जो आपकी ए बी की है अगर आपको वो निकालना है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो वो बच्चों वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से, वो अंडर रूट, ठीक है, ए और ए की बॉन्ड एनर्जी इनटू बी और बी की बॉन्ड एनर्जी। जो पहला फॉर्मूला था ना वो यही वैल्यू तो लिखी थी अगर आपको पता होगा, ठीक है। यस, अब उसके बाद हम लोग ए और बी की भी एनर्जी निकाल सकते हैं, जिसमें हम डेल लिखते हैं ना, डेल इस तरीके से कि भाई जो डिफरेंस था वो ए और बी की बॉन्ड एनर्जी
माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई ए की बॉन्ड एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई ई वी और बी की बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यस, और फिर उसके बाद हम लोग, हाँ ये मैं कुछ नहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप जो इनिशियली मैंने दो फॉर्मूले बताए थे उनको ध्यान रखो। ये जो मैं बात देख रहा हूँ कि ई 100% सेकंड का था, सेकंड फॉर्मूले के अंदर ई 100% ऑफ जो आपकी कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी होगी, उसका मतलब आपका ये होता है जो यहाँ मैंने लिखा अंडर रूट के साथ, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल लिखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ए बी इज 0.102 भी लिख सकते हैं, बिकॉज डिपेंड अपॉन यूनिट, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल में हम अलग इसका आपको रहेगा, जो अभी मैंने बताया था नीचे 0.208 किलो कैलोरी पर मोल में। किलो अगर आपको जाना है किलो जूल के साथ तो 0.102 लेना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स, कौन सी वैल्यू कहाँ पे लेनी है। यहाँ से आपका ई ए बी माइनस, यहाँ से आपका हो जाएगा ई ए माइनस ई वी बी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको ये 0.102 कब लेना होगा, जब किलो जूल पर मोल की बात की जाएगी। जब बच्चों किलो कैलोरी पर मोल की बात की जाएगी, किलो कैलोरी पर मोल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो वहां पे लेना होगा 0.208, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका जब बात कर रहे हैं कि ये जो एनर्जीज हैं ये सब किलो जूल पर मोल के साथ है, जितनी भी एनर्जीज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये सब की सब किलो जूल पर मोल के साथ, ठीक है। यस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो वो होते हैं 4.2 जूल। अगर ये रिलेशन आपको पता था तो बहुत अच्छी बात। अब करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, एक क्वेश्चन लेते हैं और जरा आप लोग इसको देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन बेटा आपको निकालना है कैलकुलेट डेल्टा ई एन ऑफ ए बी, ठीक है, जिसमें कुछ डाटा गिवन है। यहाँ पे गिवन है एनर्जी फॉर ए बी, ये गिवन है 76 किलो कैलोरी पर मोल। एनर्जी फॉर ए और ए गिवन है, ये है 81 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट बच्चों एनर्जी फॉर बी और बी गिवन है, ये है 64 किलो कैलोरी पर मोल। आपको सॉल्व करना है डेल्टा ई एन की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा जो ई एन है फॉर द ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करो, बताओ बेटा क्या आंसर होगा। फिर चलते अपन सेकंड स्केल की तरफ, बताओ इसका आंसर। देखो बच्चों आप लोगों ने किया है सॉल्व, बिल्कुल। तो यहाँ बच्चों फॉर्मूला तो वही अभी डिस्कस किया था अपन ने, डेल ई एन फॉर ए बी इसने पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल की बात करी गई है, ठीक है, और अगर ऑप्शन से बच्चों किलो कैलोरी के साथ ही दे रखे हैं तो अच्छी बात है। बाकी आपको कन्वर्जन तो पता है कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है, अरे क्लियर है बच्चों, बस जल्दी सॉल्व करो। किलो जूल के साथ बच्चों 0.102 आता है, ठीक है, यस, किलो जूल के साथ, किलो कैलोरी है तो फिर 0.2080 फॉलो करो फॉर्मूले में सीधा, ठीक है, यस 0.208। आपको मैं कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं सब बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यस, यहाँ पे अंडर रूट ले लो, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 76 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस में फिर से अंडर रूट, यहाँ पे 80 बना जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 64। सिंपल सा कैलकुलेशन है, जल्दी से बताइए बेटा, कैलकुलेशन आपको आती होगी, आप तो मैथमेटिक्स करते अच्छे से हो। यस, यहाँ पे अंडर रूट, ये 76 मैंने वैल्यूज बच्चों ऐसी ली है कि आपको यहाँ पे अंडर रूट निकालने में तकलीफ ना हो, ठीक है। यहाँ से 9 बचे, 9 हो जाएगा ना, 81 का 9 हो जाएगा, यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। यस, तो ये आपका माइनस में है, यहाँ पे 9 इंटू 8 कर लो सीधा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 72 हो जाएगा, 76 माइनस 72 वैल्यू कितनी 4 आती है। सब कुछ आपको वैसे दिया जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होता है, ठीक है, अंडर रूट 4। कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हो जाते हैं, बाकी तो नहीं होते हैं, और आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो फिर दिक्कत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 0.416 दिस इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को आया आंसर है भाई, अंडर रूट 4 तो बेटा आपका 2 हो जाएगा ना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। तो बताओ आप मुझे इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत थी, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, है बिल्कुल आपको आसान था, क्लियर हुआ। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी इज एटम बी इज
more electronegative than atom A, and electronegativity of atom A is 1.58, then calculate इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। तो बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, यहाँ बच्चों लिखा है कि बी एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए एटम, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए आपको दे रखी है 1.58, देन आपको निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये भी क्वेश्चन आपके AIEEE का है, प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं होगी, और नहीं करोगे प्रैक्टिस तो अपने लिए ही आप गड्ढे खोद रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, मेरा तो अच्छा नहीं आएगा, आपका अच्छा आएगा। प्रैक्टिस करोगे, हाथ चलाओगे, कॉपी पेन पे कैलकुलेशन करोगे तो आपका अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन चलो मैं देता हूँ आपको होमवर्क को, बाकी जो बच्चे ट्राई कर लेंगे वो मुझे शेयर कर देना, ठीक है। बाकी इसका बेटा आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आता है 2, इसका ऑप्शन दे रखा है आपका 1 2 3 4 करके, तो इसका राइट आंसर है आपका 2। एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कितनी आएगी? 2 आएगी। आप एक बार ट्राई करना, मैंने आपको बाकी बातें बता के रखी हैं, वो आप ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्किल। नेक्स्ट बेटा सेकंड स्किल इज इंपॉर्टेंट। सेकंड स्किल बेटा आती है मोलिकन, मोलिकन स्केल, ठीक है। तो मोलिकन स्केल जितना कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चों रिसर्च तो बहुत है इसके ऊपर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी पे मैं करूंगा डिस्कशन मोलिकन स्केल के ना, जो ये हमारे लिए जरूरी होगा। तो मोलिकन स्केल के बारे में बच्चों बात करते हैं, तो इट इज एन एब्सोल्यूट स्केल, it is an absolute scale according to it electronegativity is average of ionization enthalpy and electron affinity। बस इतना ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू मोलिकन, मोलिकन ने बच्चों ये बोला था कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है बच्चों एवरेज वैल्यू पे। किसकी एवरेज वैल्यू पे? भाई आयनाइजेशन एनर्जी और आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करो, जो एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी, जो आएगी वही बच्चों किसी भी एटम के लिए क्या डिफाइन होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन होगी, ठीक है। बिकॉज किसी भी इंडिविजुअल एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब बेटा एक्सेप्ट करेगा। तो प्रॉपर बेटा पोजीशन तो वही होती है ना कि भाई ए बी कोई मॉलिक्यूल है, मैंने बताया था कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब भाई बी के पास माइनस चार्ज, इसके पास पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे आया? तो आने के पीछे कौन सी एनर्जी बच्चों वर्क कर रही होगी? आयनाइजेशन एनर्जी वर्क कर रही होगी। ये नेगेटिव क्यों आया बच्चों यहाँ पे बी के पास? तो कौन सी एनर्जी वर्क कर रही थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्क कर रही थी। एनी डाउट? तो इन दोनों एनर्जी का अगर बच्चों हम एवरेज लेते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए। ये डिफाइन कहता है बच्चों मोलिकन ने। अभी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अब बात करेंगे बेटा हम इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला बच्चों आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर पर्टिकुलर एम। एम का मतलब मैंने मोलिकन लिख दिया, मोलिकन स्केल था उन्हीं के नाम पे, इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम एम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म इसको चाई करके बोल सकते हैं, CHI बोलते हैं इसको, CHI प्रोनाउंस करने का ही है चाई, ठीक है। इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा इसको फिजिक्स के अंदर इस टर्म को, ठीक है। बाकी आपका इसका एवरेज ले लो, बस ये जो वैल्यू आ जाएगी वही बच्चों आपकी मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम के लिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर? अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही आपको यूज करनी है। अगर किसी और यूनिट्स में दे रखी है तो प्लीज इन्हें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको रिलेशन थोड़ा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है 96 किलो जूल पर मोल। प्लीज बेटा यूनिट कर्वन को ध्यान रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपका 23 होता है किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, इनको आपको अच्छे से ध्यान करके रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक छोटा सा नोट फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
Mulliken scale is 2.8 times higher than पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल के कंपैरिजन में जो मुल्कन स्केल की बच्चों जो वैल्यू निकल के आती हैं वो 2.8 टाइम्स आपकी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, अधिक वैल्यू होती है। तो इसलिए हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, बस आपको सीधा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी जो शाई एम कर लेते हैं मुल्कन स्केल का, और बाकी आपके पाउलिंग स्केल का इज इक्वल टू 2.8, ठीक है। अगर ड्राइव कर रहे हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसको देख लेना एक बार, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये आपका पाउलिंग स्केल है। ये बेसिक सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्या दिया जाए, आपको वैल्यूज दी जाती हैं, सीधी आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू, एक की वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2.8 के साथ बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखना है। बहुत बार इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, शाई एम मुल्कन स्केल के लिए इज इक्वल टू 1.35 इंटू शाही आपका पी पाउलिंग स्केल इसकी पावर 1/2 माइनस 1.37। ये हम अलग अलग तरीके से इस तरीके लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को लेकर डिफरेंट वैल्यू जोड़ सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो बेसिक रिलेशन क्या है, आपको ये वाला ध्यान रखना है जो अभी मैंने आपको लिख के दिया। क्लियर? ये दो स्केल यहाँ पे आपकी हो जाती है फिर ऑल रेट रॉक्सू स्केल, ठीक है। ऑलरेड रॉक्सू स्केल बच्चों क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे कल। और ये बच्चों ऑलरेड रॉक्सू स्केल इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चों ये किस कॉन्सेप्ट बेस है, ये बच्चों बेस्ड है आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैल्यूज पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो कल बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।